गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मूल कंसेप्ट के बाद अपना जो लेक्चर है वो है आपके पास किसका, एम्पेरिकल फार्मूले का। ठीक है, किसका दे रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूले का। या एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आसान सा है, छोटे से न्यूमेरिकल आने इसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब इजी पोर्शन है आपके पास। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहली बात आती है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, उसके बाद जिक्र करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले का। तो इससे पहले आप लोग 10th में इसका एक रिलेशन ही पढ़ के आए थे, तो उससे पहले तो यही जिक्र कर देते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। कि ये फार्मूला जो है, कहता है कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, किसका कहता है कि इज़ द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द simplest whole number ratio of the atom of the various element जो present है किसमें, present in one molecule of the compound। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है कि आपके पास कोई भी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड केमिकल फार्मूला होगा जो एक्सप्रेस करेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को किसी भी एटम के जो वेरियस एलिमेंट है प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, जैसे आपके पास क्या कर लेंगे, कोई भी कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें कि एम्पेरिकल फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो। तो जैसे आपके पास मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए बेंजीन, तो C6H6 है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, CH। ठीक है, अच्छा इसमें से हम निकाल लेंगे। फिर आपके पास क्या बच गया, जैसे मान लें मैं H2O2 ले लूँ, इसका एम्पेरिकल फार्मूला पूछ ले तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचा, OH। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास C6H12O6 है, इसमें से 6 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचता है, CH2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास, कि सर अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करोगे तो वो क्या होगा, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड ठीक है, कहता है कि इज़ द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू ऑफ इट्स molecule it express the actual number of atom of various element। ठीक है, जो प्रेजेंट होंगे किसमें, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सा फंड है। पहले 2 स्टेटमेंट है, आप के लिए इजी रहेगा, आप इसको कर सकते हो आराम से। मतलब इसमें कोई ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कहेगी, और हालांकि बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में पूछते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो जैसे मैंने आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया, तो इसका हम लोग एक फार्मूला बना देंगे कि भाई आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, जैसे आपने लिखा था अभी C6H6, आपके पास H2O2, या आपके पास C12H22 कर सकते हो, C6H12 और O6 ये लिख सकते हो। तो ये जस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को। तो इनका एक रिलेशन क्रिएट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए क्या, कि सर अगर हमारे पास रिलेशन क्रिएट करें तो रिलेशन एक बनेगा आपके पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इक्वल होता है N × में एम्पेरिकल फार्मूला, याद रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N × में एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये N जो होंगे, ये N ये होंगे, ये N ये होगा, ये N ये होगा, तो ये N हो गया, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। बस समझ में आ गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना।
आपसे किसी ने कह दिया बेंजीन है, तो बेंजीन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। कोई पूछे उसका एम्पेरिकल फार्मूला, तो CH 6 कॉमन ले लो। H2O2 पूछ लिया किसी ने, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, HO 2 कॉमन ले लो। किसी ने पूछ लिया C6H12O6, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा आपके पास, CH2 6 कॉमन ले लो आपके पास। मान लीजिए आपके पास रखते हो CH3 CHO या COOH ये रखते हो, तो इसको इकट्ठा करके लिखो C2H4 और O2। इसमें से कितना कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास CH2। तो ये N क्या हो गया, N, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, एसिटिक एसिड ही हो गया। तो एसिटिक एसिड यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू में क्या लिख दोगे आप लोग, एम्पेरिकल फार्मूला। याद रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू में क्या लिखोगे, एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये हमारे यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, देखिए बिल्कुल आसान सा है। इसके अंदर न्यूमेरिकल है और इसके अंदर एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। अब वो किस तरह से न्यूमेरिकल आता है, तो वो तो देखो ऐसा है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है हमारे पास, कि भाई प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, अब हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे। तो पहली बात तो दिमाग में रखना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बार बार डिफाइन कर रहा हूँ एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप जनरली दिमाग में रख सकते हो कि सर आपके पास ऐसा फार्मूला ऑफ कंपाउंड जो केमिकली फार्मूला विच एक्सप्रेस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जो किसको एक्सप्रेस करता हो, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को। बात समझ में आ गई। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या कहते हैं आपके पास, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपके पास बताएंगे कि सर द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपके पास दिया कि भाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिप्रेजेंट करेगा, एन क्या हो जाएगा आपके पास, एम्पेरिकल फार्मूला, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये एन क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ़ इंटीजर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आपको देखना है कि सर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपके पास इन 3 फार्मूले से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कोई कौन सा आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कौन सा आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा आपके पास टफ है कि भाई हम तो उसको कर ही नहीं पाएंगे या कुछ ऐसा है। तो इनमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आप इसी इस चीज़ को सोच के कर सकते हो और थोड़ा ध्यान दे के करोगे तो आपके पास समझ में भी आ जाएगा कि हम लोग इसको किस में पढ़ रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे देखते हुए आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो आप आगे देखोगे तो आगे इसमें क्या है कि सर रिलेशंस है। तो रिलेशंस क्या कहते हैं, तो पहला रिलेशन ये कहता है आपके पास कि आपने अभी कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एन इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है हमेशा दिमाग में। और अगर आपको एन निकालना हो तो एन आपके पास क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अगर आपको एन निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये यूज़ करोगे। और एक आपको याद होगा मॉलिक्यूलर मास आप लोग फाइंड आउट करके आए थे, वो क्या होता था आपके पास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी। तो ये हम लोग वहाँ पर पढ़ के आए थे पीछे, वहाँ पर आप लोग पीछे के लेक्चर में। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल क्या है, देखो यहाँ इसका इस्तेमाल है सिर्फ न्यूमेरिकल में, कि हम आपके पास एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे और उस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो आपको थोड़ा मेथड के हिसाब से समझना है कि सर मेथड के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से नहीं करते। बस समझ में आ गई। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के चलोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि इसको इस तरह से लेके चलोगे या सर इसमें ये बात बतानी ये नहीं बतानी। तो है इजी पोर्शन, और इजी पोर्शन में सारी बातें आपके पास क्लियर है। तो ज़रा देखते हैं। तो मैं आपके पास सीधा सीधा एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ और फिर उसी के साथ इसके स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, एक एन इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको क्या दे दिया कि हमें कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट लेके चल रहे हैं, उसकी कंपोजिशन आपको दे देते हैं। तो कंपोजिशन पहले क्या होगा आपके पास, Na की परसेंटेज दे रखी है आपके पास 29.11, सल्फर की दे रखी है 40 आपके पास 51, और ऑक्सीजन की दे रखी है आपके पास, एंड ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 30.38, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द
एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। समझ में आ गया। अब पीछे क्या पढ़ा है, पीछे सिर्फ एक बात पढ़ी है कि भाई मोलिकुलर फार्मूला इक्वल होता है इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये आप कह सकते हो एन क्या था आपके पास, मॉलिकुलर फार्मूला मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला। ये आप कह सकते हो मॉलिकुलर मास आपके पास 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। अब एम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ किया है तो मैंने इसलिए आपके पास न्यूमेरिकल लिखा है ताकि मैं इनके आपके पास 5 स्टेप है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला स्टेप है, कहता है कन्वर्ट द मास परसेंटेज इनटू ग्राम, कि मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 100 में दे रखा है तो सिंपल आप 100 लिख सकते हो। दूसरा कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आप मोल्स कैलकुलेट करो, पीछे हम लोग कैलकुलेट करके आए थे। तीसरा कहता है कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशो, उसका सिंपलेस्ट मोलर रेशो। चौथा पॉइंट कहता है कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और पांचवा कहता है कि राइट द एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहले हम एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल के बाद हम लोग यहाँ पे सारा डाटा आप लिखेंगे। ठीक है, आपको भी पेपर में इसी तरह से बना के आनी है ताकि आपके पास कोई दिक्कत ना हो। तो इस टेबल में आपके पास क्या क्या है, सबसे पहला पोर्शन आपके पास एलिमेंट का, दूसरा पोर्शन आपके पास सिंबल का, तीसरा पोर्शन आपके पास परसेंटेज का, चौथा पोर्शन आपके पास एटॉमिक मास का। ठीक है, पांचवा पोर्शन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का, छठा सिंपलेस्ट रेशो का, और सातवां आपके पास क्या आ जाएगा, होल नंबर रेशो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, सोडियम है, आपके पास सल्फर है, आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल आ जाएगा। आप सिंबल लिखो, ये कट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंबल आपके पास क्या है, सोडियम का Na, सल्फर का S और ऑक्सीजन का O। ठीक है, फिर आप आगे चलते हो तो इसमें क्या लिखोगे कि सर आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज हमारे पास क्या देखे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा था, 29.11, 40.51 और आपके पास 30.38, ये परसेंटेज दे रखी है। क्लियर है। फिर आप क्या लिखोगे, इसका एटॉमिक मास लिख के चलोगे। ये गिवन नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो क्या क्या एटॉमिक मास है, तो आपको पता है सोडियम का 23 होता है, सल्फर का आपके पास कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास, 16 होता है। अब आपको यहाँ मोल निकालने हैं। तो मोल्स के फार्मूला आपको पता था, क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, निकाल सकते हो। तो मोल्स निकालो, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास 29.11 और अपॉन में 23, गिवन मास 40.51 और अपॉन में 32, 30.38 और अपॉन में आपके पास 16। ये ज़्यादा रखना, इनका सम हमेशा 100 मिलेगा आपको, इनका सम हमेशा 100 मिलेगा, चाहे जोड़ के देख लेना आप। बस समझ में आ गई। और नहीं मिले तो समझ लो उसमें चौथा एलिमेंट कोई ना कोई और है जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका आएगा 1 पॉइंट आपके पास 266, इसका आएगा आपके पास 1.266, इसका आ जाएगा आपके पास 1.897। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर लिखना है यहाँ पे क्या, सिंपलेस्ट मोलर रेशो, मोलर रेशो। देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5। ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। तो इसमें जो भी आपके पास 3 डिजिट आ रही है, देख रहे हैं, ठीक है, इन 3 डिजिट में जो भी लीस्ट डिजिट है ना, सबको डिवाइड कर दो उससे। तो लीस्ट कौन सी है ये, तो 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 कितना आ गया, 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266, वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5। ठीक है, अब लास्ट है, लास्ट में क्या निकालना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर मोलर रेशो। बस समझ आ गई, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। देखो फिर बता रहा हूँ, आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट था जिसकी हमारे पास कंपोजिशन दे रखी थी परसेंटेज में, हमने एक की निकाली, इसकी दे रखी सबकी सोडियम सल्फर इनकी। सबसे पहले हमने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद आप क्या लिख सकते थे, सर आपके पास सिंबल लिख के चलना है। ये एलिमेंट हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, सिंबल हो गया, सिंबल लिख लिया, परसेंटेज लिख लिया, मास लिख लिया।
गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। निकाल लिया। मोल्स निकालने के बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशो वो कैसे निकालते हैं, जो भी लीस्ट नंबर हो उसको हर नंबर से आपके पास क्या करना है, हर नंबर को उससे आपके पास डिवाइड करना है। यानी आपके पास कोई भी नंबर यहाँ पर 1.226 था, 66 था, तो उसको डिवाइड कर लिया 1.266 से। यहाँ पर ये था, इसको डिवाइड कर लिया, यहाँ ये था, तो लीस्ट नंबर यही था मेरा, इसलिए डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू आ गई 1 और आपके पास 1.5। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो क्या होगा, 2 और क्या आ गया 3। इसको कैसे निकालते हैं, देखो इसको कैसे निकाला मैंने, इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से निकाला है। 1 और ये क्या था 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई, मैथमेटिकल है, कर सकते हो, बोलो ठीक है। ये हमसे ना कोई नहीं पूछेगा आपसे कि भाई ये रिलेशन बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इनके यूजेस पूछे जाएंगे, ठीक है। और यूजेस कैसे हैं, यूजेस होगा न्यूमेरिकल बेस्ड। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते तो आपके पास यूज़ नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल करोगे तो यूज़ अपने आप आ जाएंगे। बस समझ में आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का ही, कि जिसमें आपके पास दिक्कत ना आए कि सर हाँ इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा आता है, अपने पेपर में भी आता है और काफ़ी दिया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से डिफ़ाइन करना है, किस तरह से नहीं करना, ठीक है। हमारे पास क्या है, हम लोग ले लेते हैं आपके पास सर इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक कंपाउंड है आपके पास, कैलकुलेशन इसमें मॉलिकुलर फार्मूला आपके पास फाइंड आउट करना है। अभी तक तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एम्पेरिकल फार्मूला। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला। पहले आप उसकी प्रैक्टिस करोगे फिर इसकी। तो इसमें एक क्वेश्चन है, ए कंपाउंड, ठीक है, कंटेन क्या 4.07% हाइड्रोजन, ठीक है। आपके पास 24.27% आपके पास क्या दे रखा है, कार्बन, ठीक। फिर दे रखा है एंड कितना 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज़ 98.96 ग्राम। तो व्हाट क्या कैलकुलेट करना है, इसमें दोनों कैलकुलेट करने हैं। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। अब तक हम क्या कैलकुलेट करके आए थे, सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिकुलर भी कैलकुलेट करना और एम्पेरिकल भी। तो टेबल बना ले, ये कंपाउंड है, कंटेन कर रहा है, आपके पास कार्बन ये दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है और क्या दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है। 3 एलिमेंट हो गए। अब इनसे हमें एम्पेरिकल फार्मूला भी बनाना है और आपके पास मॉलिकुलर फार्मूला भी डिफाइन करना है। क्या बनाना है, एम्पेरिकल फार्मूला भी और मॉलिकुलर फार्मूला भी। तो इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे अब। तो इसको करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो वही आप टेबल बनानी है अच्छे से, कि इस टेबल में क्या क्या आएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी टेबल में गिवन दे रखा है आप उनको टैली करके चलोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, आपके पास एलिमेंट, ठीक है। तो देखो एलिमेंट हमारे पास क्या क्या आने वाले हैं। तो एलिमेंट आपके पास क्या क्या थे, तो आप कहोगे सर आपके पास कार्बन है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था आपके पास, हाइड्रोजन, चलो कुछ भी लिख लो, कार्बन लिख लो। सेकंड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। और थर्ड वन आपके पास क्या है, क्लोरीन है। लिख सकते हो, ये सिंपल सी बात है, कार्बन लिख लिया। अगला आपके पास क्या है, सिंबल, सिंबल कार्बन C, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl लिख सकते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन है, क्या क्या है। कार्बन आपके पास कितना दे रखा था, 24.27। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 4.07। और क्लोरीन कितना दे रखा है, 71.65 दे रखा है। अब अगला आपके पास स्टेप क्या है, एटॉमिक मास। सबको पता है एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। निकाल सकते हो, ठीक है। 3 चीज़ लिख ली। चौथा क्या निकालना है, आप मोल निकालने हैं।
मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो रखो भाई 24.27 डिवाइडेड बाई 12, 4.07 डिवाइडेड बाई 1 और 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2.20, 4.07, इसको सॉल्व कर लो तो 2.20 मिल गए। सबसे कम वैल्यू कौन सी है आपके पास, अगले में देखो। अगले में क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो, ठीक है। तो पीछे वाले कंसेप्ट लगा के चलना है। सबसे कम कौन सी है, ये वैल्यू सबको डिवाइड कर दो। तो 2.20 डिवाइडेड बाई 2.20, 1, 4.07 डिवाइडेड बाई 2.20, आपके पास 2 और 2.20 डिवाइडेड बाई 2.20 कितना आ गया 1। तो आपके पास यहाँ क्या निकाल सकते हो, ये हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, सिंपलेस्ट क्या निकालेंगे, होल नंबर, ये आपके पास होल नंबर मोलर रेशो, ठीक है। तो 1, 2, 3, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन आ नहीं रहा। बस समझ में आ गई। मुझे क्या निकालना था, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, डाटा ले लिया, एलिमेंट लिख लिया, सिंबल लिख लिया, परसेंटेज लिख ली, मास लिख लिया, मोल निकाल लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लिया, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो लेके चल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारा कंसेप्ट था कि हमारे पास दो चीज़ें निकालनी है। फार्मूला तो बन गया हमारे पास क्या, CH2RCl, ये फार्मूला बन गया। अब हमें निकालना है क्या, ये तो हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के चलो। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं इसमें। अगर आप इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल आपके पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो आप एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो वो क्या होगा आपके पास, CH2Cl। तो कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस 2 गुना में 1 और प्लस कितना था 35.55, वैल्यू कितनी आ गई 49.5, ठीक है। अब हमें निकालनी है आपके पास N की वैल्यू निकाल लो। तो N की वैल्यू क्या थी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास आपके पास गिवन हो गया, निकाल लिया। ये कितना था 98 पीछे कितना था 96 और इसको डिवाइड कर लो 49.5 से, वैल्यू कितनी आ गई। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू में क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, N तो 2 हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला क्या था CH2Cl। तो फार्मूला क्या बन गया C2H4Cl2। ये आपको पेपर में नहीं करना है, समझ में आ गया। तो इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि छोटी मोटी गड़बड़ करो तो आप इजीली आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, 5, 7, 8 क्वेश्चन करोगे आप और उसके बाद आपके पास ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। फिर सॉल्यूशन वाला टॉपिक करेंगे हम लोग, ठीक है।